Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज। सबसे पहला डिजीज है लीश निहान सिंड्रोम। लीश निहान सिंड्रोम एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसके अंदर जो डिजीज है ये प्यूरिन्स को अफेक्ट करता है। तो जो आपको पहले ये पता होना चाहिए प्यूरिन्स बेसिस कौन सी होती है और पिरामिडीन बेसिस कौन सी होती है। प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन और गुआनिन आता है, जबकि पिरामिडीन्स के अंदर साइटोसिन, थायमीन, थायमिडीन और इसके अलावा यूरेसिल आता होता है। तो जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स की सिंथेसिस के दो पाथवे होते हैं। एक आपका होता है, एक डीनोवो पाथवे होता है और दूसरा सैल्वेज पाथवे होता है। जो डीनोवो पाथवे होता है उसमें राइबोज 5 फॉस्फेट से आप प्यूरिन्स बनाते हैं वाया इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट। ठीक हो गया, ओके क्लियर। बस एक बात आपने रट्टा मारनी है, जो प्यूरिन्स है उनको बनाने के लिए दो पाथवे रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है डीनोवो पाथवे जो आपकी बॉडी में काम करता है, राइबोज 5 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। दूसरा पाथवे होता है सैल्वेज पाथवे होता है। ठीक हो गया। सैल्वेज पाथवे के अंदर आप क्या करते हो, आप बाईपास कर देते हैं डी नोवो सिंथेसिस को। लेकिन लीश निहान सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, लीश निहान सिंड्रोम के अंदर एक एंजाइम डेफिशिएंट होता है। इस एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, तो इस एंजाइम के डेफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, इस एंजाइम के डेफिशिएंट होने की वजह से जो आपके प्यूरिन्स होते हैं उनका सैल्वेज पाथवे सही से काम नहीं करेगा। ये एंजाइम अगर डेफिशिएंट होगा या एब्सेंट होगा तो गुआनिन से गुआनिन मोनो फॉस्फेट नहीं बनेगा, जीएमपी या आईएमपी नहीं बनेगा। इन शॉर्ट प्यूरिन्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी सैल्वेज पाथवे से। जब प्यूरिन सैल्वेज पाथवे से नहीं बनेंगे तो डी नोवो सिंथेसिस बढ़ जाती है। जब प्यूरिन्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है डी नोवो, तो प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी। जब प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन ज़्यादा होगी तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो यूरिन के अंदर आपको मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है और गाउट हो सकता है। तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, गाउट होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, रेड ऑरेंज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। सही हो गया। तो इसमें आपने चीजें कैसे रट्टा मारनी है, इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट है HGPRT हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। हाइपोजेंथिन गुआनिन, अब नाम पे फोकस करो, हाइपोजेंथिन और गुआनिन, यानी इसने हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट करना था इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट में आईएमपी में, और आईएमपी से बनना है एएमपी। जबकि दूसरा है गुआनिन, गुआनिन से क्या बनेगा, जीएमपी बनेगा फॉस्फोराइबोसाइलेशन के बाद। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसके जो एंजाइम है HGPRT, H से क्या बनेगा, हाइपर यूरिसीमिया, G से गाउट है, पी से पिस्ट ऑफ बिहेवियर होगा, बिहेवियर थोड़ा खराब होगा, सेल्फ म्यूटिलेशन होती है, एग्रेशन देखने को मिलता है। आर से क्या होगा, आर से रेड ऑरेंज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स मिलेंगे यूरिन के अंदर। अब क्यों होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, यूरिक एसिड के स्टोन्स देखने को मिलते हैं, गाउट भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा मसल्स की टोन बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड डिस्टोनिया। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है। आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा बड़ा ओवल शेप आपको देखने को मिल सकता है, यानी एमसीवी 100 से ज्यादा हो जाएगा। अब इसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल चूंकि ज्यादा होता है, हाइपर यूरिसीमिया गाउट होता है, तो इसके लिए आपने कौन सी ड्रग यूज करनी है, इसके लिए आपने गाउट की प्रोफाइलेक्सिस या क्रॉनिक ट्रीटमेंट देना है, जो कि एलोपेरिनोल देते होते हैं या फिबोक्सोस्टैट इस्तेमाल करते हैं। जो एलोपेरिनोल या फिबोक्सोस्टैट होती है, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा लीश निहान सिंड्रोम। क्लियर, तो लेट्स समराइज द लीश निहान सिंड्रोम इन फ्यू सेकंड्स। तो इसमें डिफेक्टिव प्यूरिन सैल्वेज पाथवे होता है, एंजाइम हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज नहीं होता, इसमें कंपनसेटरी डी नोवो पाथवे एक्टिवेट होता है, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एक्सीलेंट रिसेसिव होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन एग्रेशन होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से गाउट होता है, मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स होते हैं, रेड ऑरेंज रंग के होते हैं, आपको मसल्स की जो टोन है वो टेंस देखने को मिलती है जिसको डिस्टोनिया बोलते हैं, और मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है, नॉन मेगैलोब्लास्टिक।
नेक्स्ट डिजीज इज बीटा थैलेसीमिया। तो जो बीटा थैलेसीमिया है इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया, तो पहले तो आपने रट्टा मार लेनी है। अब इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है बीटा थैलेसीमिया की, बीटा थैलेसीमिया के अंदर अब जो थैलेसीमिया होता है ना वो दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया आपको ये पता है कि कौन सा डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है। क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन क्या होती है? कम हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, हीम होता है और ग्लोबिन होता है। तो थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जो ग्लोबिन चेन्स होती है वो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब ग्लोबिन चेन दो तरह की होती है, दो अल्फा और दो बीटा। तो अगर बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है दिस इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है दिस इज कॉल्ड अल्फा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा, बीटा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है, अल्फा चेन ज्यादा हो जाएगी। जब अल्फा चेन ज्यादा हो जाएगी तो वो एग्रीगेशन बनाना शुरू कर देती होती है। तो थैलेसीमिया कौन सा डिजीज है? थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। थैलेसीमिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने रट्टा मार लेना है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। दूसरा पॉइंट है थैलेसीमिया क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी है। इसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो बीटा या अल्फा चेन्स है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जब एक चेन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो दूसरी चेन की क्वांटिटी बढ़ जाती होती है, जिसकी वजह से आपको एग्रीगेशन देखने को मिलती है उस चेन की। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिनोपैथी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहोगे आपको अच्छे से रिवाइज भी होता रहेगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जो आपका यहाँ पे जो बीटा थैलेसीमिया है ना, बीटा थैलेसीमिया ज्यादा कॉमन है, एशिया के अंदर काफी ज्यादा कॉमन होता है बीटा थैलेसीमिया। एक बात रट्टा मारनी है, हीमोग्लोबिन में जो हीम है और ग्लोबिन है, और ग्लोबिन चेन्स जो होती है वो चार होती है, दो अल्फा होती है और दो बीटा चेन्स आपको देखने को मिलती होती है। दो अल्फा होती है और दो बीटा चेन्स आपको देखने को मिलती है। एक और बात रट्टा मार लेना, जो बीटा थैलेसीमिया होता है ना, बीटा थैलेसीमिया के अंदर कौन सी म्यूटेशन होती है? बीटा थैलेसीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलती है, जबकि अल्फा थैलेसीमिया के अंदर आपको जीन की डिलीशन देखने को मिलती है। यानी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना कि जो अल्फा थैलेसीमिया है ना, अल्फा थैलेसीमिया के अंदर अल्फा चेन्स कम होती है और अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जीन की डिलीशन होती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया के अंदर जीन की डिलीशन नहीं होती, बल्कि आपको क्या देखने को मिलता है? आपको जीन की पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलती है। कौन सी म्यूटेशन होती है? पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये आपने पॉइंट रट्टा मार लेना है। ठीक हो गया, पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलती है। अब जो पॉइंट म्यूटेशन होती है वो भी कौन सी सबसे ज्यादा कॉमन होती है? सप्लाइसिंग म्यूटेशन ज्यादा होती है। सप्लाइसिंग, सप्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? सप्लाइसिंग का मतलब है किसी चीज को कट ऑफ करना, किसी चीज को रिमूव करना। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो न्यू न्यू, जो आपका कहने का मतलब है, जो डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो उसमें से जो डीएनए से जो आरएनए बनता है तो उसके अंदर जो डीएनए है उसमें दो तरह के जीन्स होते हैं, एक इंट्रॉन्स होते हैं और एक एक्सॉन्स होते हैं। जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, एक्सॉन्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इन शॉर्ट डीएनए के अंदर दो तरह के जीन्स के पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रॉन, दूसरा एक्सॉन होता है। जो इंट्रॉन वाले पार्ट होते हैं, इंट्रॉन वाले पार्ट निकाल दिए जाते हैं और जो एक्सॉन्स वाले पार्ट है वो ही क्या किए जाते हैं? एक्सप्रेस किए जाते होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, इसमें म्यूटेशन होती है सप्लाइसिंग म्यूटेशन। ठीक हो गया, मतलब म्यूटेशन सप्लाइसिंग साइट पे होती है। इस सप्लाइसिंग साइट म्यूटेशन की वजह से क्या होगा? जो इंट्रॉन्स हो गए जिनको निकल जाना चाहिए था वो निकलते नहीं है, और जो एक्सॉन्स है जिनको एक्सप्रेस होना था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर इंट्रॉन्स रिटेन हो जाएंगे, इंट्रॉन्स नहीं निकले, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है कि इसमें जो इंट्रॉन्स होती है वो रिटेन्ड रह जाते हैं। स्पेसिफिकली सप्लाइसिंग साइट म्यूटेशन देखने को मिलती है, या प्रोमोटर सीक्वेंस पे आपको म्यूटेशंस देखने को मिलती होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ये होता है बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया में दो तरह की कैटेगरीज आप डिवाइड करते हो। ठीक हो गया, एक बीटा थैलेसीमिया एक मेजर होता है, एक बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो दोनों बीटा चेन्स होती है दोनों के दोनों म्यूटेटेड होती है। ठीक हो गया, दोनों के दोनों क्या होती है? म्यूटेटेड होती है।
जिसकी वजह से दोनों चेन से फारिग है, तो ऐसा इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता। तो बीटा थैलेसीमिया को आपने कैसे याद रखना है? बीटा थैलेसीमिया को बी और पी से रट्टा मारना है। बीटा थैलेसीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होती है स्प्लाइसिंग साइट के ऊपर या फिर प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर। उस प्रोमोटर सीक्वेंस को बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। ठीक हो गया। तो एक बात आपने रट्टा मारनी है, इसमें बीटा थैलेसीमिया के अंदर जीन की डिलीशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन होती है। दूसरा पॉइंट रट्टा मारना है कि जो पॉइंट म्यूटेशन होती है वो स्प्लाइसिंग साइट पे होती है, स्प्लाइसिंग साइट पे या प्रोमोटर सीक्वेंस पे होती है। उस प्रोमोटर सीक्वेंस को बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। और ये जो जीन पड़ा होता है इसका, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़ा होता है। तो एक और बात रट्टा मार लेना कि जो बीटा थैलेसीमिया है इसके अंदर जो जीन पड़े होते हैं ना, वो दो जीन होते हैं, और दो जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं। अल्फा थैलेसीमिया के अंदर 4 जीन होते हैं और वो कहाँ पड़े होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर पड़े होते हैं। बीटा थैलेसीमिया के अंदर 11 के ऊपर पड़े होते हैं और अल्फा के अंदर 16 के ऊपर पड़े होते हैं। अब बीटा थैलेसीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होती है स्प्लाइसिंग साइट पर या प्रोमोटर सीक्वेंस पर। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए होगा उसमें एक्सॉन्स नहीं होंगे, इंट्रॉन्स होंगे। जब इंट्रॉन्स होंगे तो जो प्रोटीन है उसकी फंक्शन या उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बीटा ग्लोबिन चेन उसकी सिंथेसिस कम हो सकती है या पूरी की पूरी एब्सेंट हो सकती है। अगर कंप्लीट एब्सेंट होती है बीटा ग्लोबिन चेन तो उसको बोलते हैं बीटा नोट, यानी बीटा लिखने के बाद आपने इसके ऊपर नोट ओ लिख देना है। ठीक हो गया। अगर बीटा चेन मौजूद है लेकिन कम है तो उस पर लिखना बीटा प्लस। ठीक हो गया। बीटा प्लस लिख देना है। दैट मीन्स के जो बीटा थैलेसीमिया है इसके आगे मजीद 3 सब टाइप होती है: बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर, और कुछ कंडीशन के अंदर सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया भी होता है। पहला है बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा? सिर्फ एक ही चेन खराब होगी, दूसरी चेन बिल्कुल नॉर्मल होगी। बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा? एक चेन बिल्कुल ठीक ठाक होगी, दूसरी चेन में मसला होगा। दूसरी बीटा ग्लोबिन चेन में दो तरह के मसले हो सकते हैं, या तो वो कंप्लीट एब्सेंट है या फिर उसमें प्रोटीन के सिंथेसिस कम है। तो एक चेन म्यूटेटेड होती है, दूसरी नॉर्मल बीटा चेन होती है। बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर जो एनीमिया होगा वो माइल्ड एनीमिया होगा, और थैलेसीमिया के अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। जब भी पेशेंट के अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिले तो आपने 5 डिफरेंशियल को रूल आउट करना है: एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। तो एक बात रट्टा मार लेना कि बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर एक चेन तो म्यूटेटेड होती है, दूसरी चेन नॉर्मल होती है। इसमें जो एनीमिया होता है वो माइल्ड होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक हो गया। एक और बात रट्टा मार लेना कि जब भी कोई ऐसे डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को अफेक्ट किया है या फिर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को खराब किया है लेकिन वो माइल्ड डिजीज है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है और हीट्रोजाइगोस वाली कंडीशन वाला है, हीट्रोजाइगस के अंदर एक चेन तो बिल्कुल ठीक होती है, या फिर ये वाला बीटा थैलेसीमिया माइनर, ये भी हीट्रोजाइगोट्स होते हैं। मतलब जो हीट्रोजाइगोट्स वाले हीमोग्लोबिनोपैथी होती है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम वाला जो मलेरिया वाला पैरासाइट होता है, इसने आरबीसी के अंदर लाइफ स्पैन को गुजारना होता है, और हीमोग्लोबिनोपैथी वाले केस में जो आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो इसमें माइल्ड एनीमिया होता है और इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अब चूंकि इसमें बीटा चेन की सिंथेसिस कम है या ज्यादा होती है, बीटा चेन की सिंथेसिस कम है बीटा थैलेसीमिया में, तो जो अल्फा चेन्स है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर अल्फा चेन और डेल्टा चेन ये कॉम्बिनेशन बना ले तो HbA2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके, इन शॉर्ट बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होगा? बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होती है लेकिन अल्फा चेन ज्यादा होती है। अगर अल्फा चेन और गामा चेन ये कॉम्बिनेशन बना ले तो उसको बोलते हैं हम फीटल हीमोग्लोबिन, और अगर अल्फा चेन और डेल्टा चेन ये कॉम्बिनेशन बना ले तो इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A2। इन दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाती है बीटा थैलेसीमिया के अंदर। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर सिर्फ HbA2 का लेवल ज्यादा होगा, HbA1 जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो कम होगा, और फीटल हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, क्योंकि ये माइनर सी कंडीशन है। जो मेजर कंडीशन है वो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, जिसको कोलीज एनीमिया भी कहते हैं, कोलीज एनीमिया भी कहते हैं,
यानी ये होमोजाइगस होती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया माइनर वो क्या था, हेट्रोजाइगोट था। मेजर क्या है, होमोजाइगस है। दोनों ही चेन खराब है, या तो दोनों ही चेन एब्सेंट है, या फिर कहने का मतलब है दोनों ही चेन की सिंथेसिस कम है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो एनीमिया होता है वो सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आरबीसीज की जो इरिथ्रोपोइसिस है वो इनफेक्टिव होती है, सही से आरबीसी बनते भी नहीं है। दैट मीन्स के जो आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो से निकलने से पहले ही इनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। जब आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही सही से बोन मैरो से, आरबीसी टूट रही है, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होना शुरू हो जाती है। आरबीसी बोन मैरो से बाहर बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगाली आपको देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस की वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी। और जो स्कल बोन्स है उनकी उनका जो कॉर्टेक्स है वो क्या करना शुरू, उनका जो मैरो है वो कॉर्टेक्स के अंदर इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगा। स्कल बोन्स की बॉसिंग, फ्रंटल बॉसिंग देखने को मिलती है। क्रू कट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है स्कल की, जिसको आप हेयर ऑन एंड अपीयरेंस भी कहते होते हैं। और क्या मिलेगा, बार बार पेशेंट को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगेगी, तो उसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा। जब आयरन ओवरलोड होगा तो पहले हीमोसिड्रोसिस होगा, और हीमोसिड्रोसिस से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। तो फिर पेशेंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, जब आप पेरिफेरल स्मीयर कराते हो आपको एनआइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस देखने को मिलता है। एनआइसोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी का साइज में वेरिएशन आती है, पोइकिलोसाइटोसिस के अंदर आरबीसी के शेप में वेरिएशन आती है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होता है बिल्कुल आरबीसी के सेंटर में कलेक्ट हो जाएगा, आरबीसी के सेंटर में जमा हो जाएगा, तो आपको एक टारगेट शेप देखने को मिलती है, तो आपको टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें मिमोनिक रट्टा मारना है, पेरिफेरल स्मीयर में आपको ट्रैप देखने को मिलेगा, ट्रैप। टी से टारगेट सेल देखने को मिलते हैं, आर से आपको रेटिक्स देखने को मिलते होते हैं, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ जाते हैं, ए से एनाइसोसाइटोसिस और पी से पोइकिलोसाइटोसिस, ये आपको देखने को मिलती है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और क्या पेशेंट को होगा, सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, टारगेट सेल मिलेगी आपको, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाएगा, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। अब सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है, ब्रॉन्स डायबिटीज हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, वो हम हेपेटोलॉजी के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। ठीक हो गया, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस वाले चीज को। ठीक हो गया, उसमें ब्रॉन्स डायबिटीज आपको देखने को मिलती है, पिगमेंटेशन वगैरह आपको देखने को मिलती है। अब व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अच्छा, इसमें और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलती है। और अगर कोई भी हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, बोन मैरो के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। हाँ, बोन मैरो प्रोड्यूस तो कर रही है क्योंकि रेटिक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन आरबीसी की प्रोडक्शन इनफेक्टिव है, प्रोड्यूस तो कर रही है लेकिन वो बाहर से ही सलामत निकल नहीं रहे। इन शॉर्ट कि जब भी कोई हिमोलिटिक एनीमिया होता है, अगर उसमें पैरवो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, पैरवो वायरस क्या करवाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को कम कर देता है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। तो जब भी पैरवो वायरस का इन्फेक्शन होगा हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर, तो आपको ए प्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलती है। तो आपको ए प्लास्टिक क्राइसिस इसमें देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक इन थैलासीमिया, हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस, या फिर सिकल सेल एनीमिया। क्लियर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, आपकी एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर एच बी ए वन कम होगा, एच बी ए टू ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन एफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये जो डिजीज होता है नॉर्मली पहले 6 मंथ में एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन एफ काम कर रहा है, 6 मंथ के बाद हीमोग्लोबिन एफ कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये डिजीज आपको प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो ठीक हो गया। और इस पेशेंट में आपको पिगमेंटेड गाल स्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों पिगमेंटेड गाल स्टोन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिमोलिसिस होती है, हिमोलिसिस की वजह से क्या होगा, बिलिरुबिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी और कैल्शियम बिलिरुबिन के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड पिगमेंटेड गाल स्टोन। ठीक हो गया, पिगमेंटेड गाल स्टोन। तो मैंने थैलासीमिया वाला पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर आप ट्रांसफ्यूजन जरूर दोगे, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन उसकी वजह से सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है, तो फिर आप आयरन चिलेटर भी दोगे साथ, जिसमें डिफ्रॉक्सामिन आता है और डिफ्रासिरोक्स आ जाता होता है। और जब पेशेंट की मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो जाए तो फिर आपने स्प्लीनेक्टमी करनी होती है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोजेनिक
बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बीटा थैलासीमिया वाला पूरा टॉपिक। क्लियर? तो तो इसके कंपैरिजन में मैं आपको अल्फा थैलासीमिया बता देता हूँ। जो अल्फा थैलासीमिया है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, लेकिन जो बीटा थैलासीमिया था उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है। अल्फा थैलासीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती, जीन डिलीशन होती है। तो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। बीटा थैलासीमिया में बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होती है, अल्फा थैलासीमिया में अल्फा चेन की प्रोडक्शन कम होती है। बीटा थैलासीमिया के अंदर अल्फा चेन्स ज़्यादा हो जाती है, अल्फा थैलासीमिया के अंदर बीटा चेन्स रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है। जो बीटा चेन्स है वो चेन्स जो बीटा ग्लोबिन चेन उसके तो 2 जीन होते हैं, जबकि अल्फा चेन्स होते हैं वो उसके जो जीन्स होते हैं वो 4 होते हैं। बीटा ग्लोबिन चेन ये 6 महीनों के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करती है। जो अल्फा चेन्स होती है वो प्रीनेटली भी एक्सप्रेस करती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन एफ होता है उसमें अल्फा चेन होती है। बीटा थैलासीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन होती है, अल्फा थैलासीमिया के अंदर जीन डिलीशन होती है। बीटा थैलासीमिया में पॉइंट म्यूटेशन स्प्लाइसिंग साइट या प्रोमोटर सीक्वेंस पे होती है, जबकि अल्फा थैलासीमिया में पूरा का पूरा जीन ही डिलीट होता है। बीटा थैलासीमिया के अंदर जो क्रोमोसोम इफेक्ट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 है, जबकि अल्फा थैलासीमिया के अंदर क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। बीटा थैलासीमिया ये आपको ब्लैक्स में या ग्रीक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्फा थैलासीमिया साउथ एशिया में देखने को मिलता है। बीटा थैलासीमिया अफ्रीका वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जो अल्फा थैलासीमिया है ना, उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन उनके जीन की डिलीशन हो जाती है, और जो अल्फा जीन है वो 4 होता है, 4। ठीक हो गया, 4 आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर एक अल्फा चेन की डिलीशन हो जाए तो उसको बोलते हैं साइलेंट कैरियर, यानी उसको आप अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा भी कहते हैं या उसको साइलेंट कैरियर भी कहते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दूसरा है अल्फा थैलेसीमिया माइनर, जिसको अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं। इसमें 2 चेन्स की डिलीशन देखने को मिलती है, 2 चेन्स की डिलीशन। ठीक हो गया, ये आपने रट्टा मार लेना है। क्लियर? अब इसमें आगे मजीद 2 टाइप होती है, सिस होती है और ट्रांस होती है। सिस के अंदर जो जो डिलीशन होती है वो सेम क्रोमोसोम पे होती है और ये ज़्यादा सिम्पटम करवा देता होता है, माइल्ड सा अनीमिया करवा देता होता है। लेकिन जो अफ्रीका वाली है उसमें जो जीन की डिलीशन होती है वो सेपरेट क्रोमोसोम पे आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर 3 अल्फा चेन की डिलीशन हो जाए तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच। जब आपके अल्फा चेन की डिलीशन हो गई है तो जो बीटा चेन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जो बीटा चेन है वो आपस में चारों के चारों मॉलिक्यूल जुड़ के टेट्रामर बना लेंगे, जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन बार्ड्स। यानी हीमोग्लोबिन बार्ड्स तो चौथा डिजीज है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन एच के अंदर बीटा 4 चेन के टेट्रामर्स देखने को मिलेंगे हीमोग्लोबिन एच में। तो इसमें आपको सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है और आपको हिमोलिसिस देखने को मिलती है, क्योंकि जो बीटा चेन्स है उसके टेट्रामर बनते हैं, उसकी प्रेसिपिटेशन होती है। जब प्रेसिपिटेशन होती है तो हिमोलिसिस होगी, और जब हिमोलिसिस होती है तो फिर आपको जॉन्डस देखने को मिलता है, पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स देखने को मिलते होते हैं, टारगेट सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर चारों के चारों अल्फा चेन ही उड़ गई तो फिर बच्चा भी नहीं बचेगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस फेटालिस, और इसको हम हीमोग्लोबिन बार्ड्स भी कहते हैं। अब एक बात रट्टा मार लेना, जो हीमोग्लोबिन एच है उसके अंदर बीटा 4 यानी जो बीटा चेन है उसके टेट्रामर जमा होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोप्स फेटालिस है या हीमोग्लोबिन बार्ड्स डिजीज है उसके अंदर गैमा चेन के टेट्रामर होते हैं। क्योंकि फिटालिस है ना, तो फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन एफ होता है। जब हीमोग्लोबिन एफ नहीं बनेगा, अल्फा चेन नहीं होगी, तो जो गैमा चेन्स है उसके टेट्रामर्स जमा होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रेसिपिटेशन होती है। दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन बार्ड्स। और जो फीटल डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलता है 3rd ट्राइमेस्टर में। ठीक हो गया? और बच्चा एक ही सूरत में बच सकता है अगर उसका एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, जिसको गोवर हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी एक्सप्रेशन हो जाए, और वो होती नहीं है इतनी आसानी से। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा सारा का सारा। ट्रीटमेंट वाइज सेम है दोनों के दोनों। तो दिस वाज ऑल अबाउट थैलासीमिया। नेक्स्ट इज लिंच सिंड्रोम। ओके, लिंच सिंड्रोम। अब जो लिंच सिंड्रोम होता है इन सबके में मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी बताता रहूंगा अगर किसी के स्पेसिफाई हो गए। क्लियर? तो जो लिंच सिंड्रोम है जिसको आप क्या बोलते हो, लिंच सिंड्रोम कब हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस
कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक हो गया, हेरिडिटरी नॉन पोलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर। अब जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है वो दो पाथवे से ओरिजिनेट करता है, एक पोलिप वाला रास्ता जिसको बोलते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस एपीसी जीन म्यूटेशन की वजह से, या नॉन पोलिप वाले रास्ते से जिसको बोलते हैं आप मिसमैच रिपेयर वाला मैकेनिज्म है, ठीक हो गया। होता ये है कि अगर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, नया नया जो डीएनए बना हुआ है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मिसमैच होते हैं, जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको निकाला जाता है, जो मिसमैच हो गए सही से मैच नहीं हुए उनको सही किया जाता है। लेकिन अगर मिसमैच रिपेयर में डिफेक्ट आ गया, वो मिसमैच रिपेयर में डिफेक्ट कब आता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में आता है। इन शॉर्ट लीन सिंड्रोम में क्या होगा, जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें जो मिसमैच रिपेयर है, मिसमैच न्यूक्लियोटाइड्स को निकालना और सही करना, वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और उसकी वजह से कैंसर ओरिजिनेट करता है। दिस इज कॉल्ड कोलोरेक्टल कैंसर, और ये नॉन पोलिप वाले रास्ते से ओरिजिनेट करता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक हो गया, हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, लींच सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अब इसमें जो मिसमैच रिपेयर जीन है उसकी म्यूटेशन होती है। अब जो मिसमैच रिपेयर जीन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है MSH1, MSH1 और MLH1। तो MSH1 और MLH1 इनकी म्यूटेशन होती है, इनकी म्यूटेशन की वजह से माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। जब इंस्टेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से 5 to 10% केसेस में कोलोरेक्टल कैंसर आपको देखने को मिलता है, और ये हमेशा प्रोक्सिमल क्लोन को इन्वॉल्व करता है। इसके साथ आपको इको भी देखने को मिलता है, लाइक इसके साथ आपको एंडोमेट्रियल कैंसर, ई से एंडोमेट्रियल, सी से कोलोरेक्टल, ओ से आपको ओवेरियन कैंसर भी देखने को मिलता है, और साथ में स्किन के कैंसर्स भी देखने को मिलते होते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और इसको डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड एम्स्टरडम 2 क्राइटेरिया, मॉडिफाइड एम्स्टरडम 2 क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हेरिडेटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर लेबल करना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जो क्लोन कैंसर है उसके मोर देन और इक्वल टू 3 रिलेटिव मिलने चाहिए। सही हो गया, मतलब आपने फैमिली हिस्ट्री पूछी है, फैमिली हिस्ट्री में 3 या 3 से ज्यादा रिलेटिव को क्लोन का कैंसर होना चाहिए। नंबर 2, 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, लाइक फादर, बेटा, बाप, दादा, परदादा, इस तरीके वाली। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंसर है वो 50 साल से नीचे वालों में देखना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि आपने फैमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस, फैप को आपने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक हो गया। तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, मॉडिफाइड एम्स्टरडम्स 2 क्राइटेरिया। तो इसमें मोर देन और इक्वल टू 3 रिलेटिव्स विद क्लोन कैंसर चाहिए, मोर देन और इक्वल टू यानी 3 2 1 को रट्टा मारना है, 3 रिलेटिव्स, 2 जनरेशन, एक मेंबर 50 साल से नीचे, और फैप को आपने निकालना है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस को निकालना है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और आपको मैंने ये बताया था कि जो क्लोन कैंसर है वो 2 पाथवे से ओरिजिनेट करता होता है, एक आपका होता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस जिसके अंदर एपीसी जीन म्यूटेशन देखने को मिलती है, दूसरा माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी MSH2 और MLH1 इसकी म्यूटेशन होती है, मिसमैच रिपेयर जीन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। तो अब तक हमने 3 डिजीज अच्छे से कवर कर लिए है। तो लीश नियान सिंड्रोम एक्सीलेंट रिसेसिव था, बीटा थैलेसीमिया आपका क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव था, लीच सिंड्रोम आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिजीज है वो है आई सेल डिजीज, इंक्लूजन सेल डिजीज। अब इंक्लूजन सेल डिजीज, इंक्लूजन किसको बोलते हैं, रेजिडुअल पार्टिकल्स वगैरह को कहते हैं। असल में होता क्या है, सेल्स के अंदर हमारे जो सेल होते हैं उसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, सेल्स के अंदर कुछ चीजें होती है, कूड़ा क्रिकेट वगैरह उसको डाइजेस्ट करना, डेब्रिस को निकालना, ये काम करता है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस होते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस होते हैं। लाइसोसोम्स का क्या मकसद है कि जो सेल के अंदर कूड़ा क्रिकेट है उसको तोड़ना फोड़ना और इसको बाहर निकाल देना। इस सेल डेब्रिस को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उनका नाम है एसिड हाइड्रोलेसिस। अब होगा क्या,
होगा क्या कि जो इंक्लूजन सेल डिजीज है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक डिफेक्ट देखने को मिलता है। एक बात रट्टा मार लेना, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या है, वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते होते हैं। सेल्स के अंदर जो सेल का डेब्रिस वगैरह, कूड़ा वगैरह है, उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन वगैरह करते होते हैं। और जो लाइसोसोम्स होते हैं वो गोल्जी अपरेटस से अराइज करते हैं। और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइसिस, वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं राइबोसोम से बनते हैं। लेकिन बनने के बाद उसमें जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, यानी उसमें ग्लाइकोसाइलेशन होती है, वो किसने करनी है, वो गोल्जी अपरेटस ने करनी होती है। असल में जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है ना, ये आपको सिग्नल देती है एंजाइम्स को कि उसने लाइसोसोम के पास जाना है। दोबारा बता देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये रट्टा मारना है कि जो गोल्जी अपरेटस होता है उससे बनती है वेजिकल्स, और इन वेजिकल में से एक वेजिकल लाइसोसोम भी होती है। अब जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होती है एसिड हाइड्रोलाइसिस, जिन्होंने डाइजेस्ट करना है सेल के डेब्रिस को, ये एसिड हाइड्रोलाइसिस लाइसोसोम के अंदर बनते नहीं है, बल्कि ये कहाँ से बनते हैं, ये राइबोसोम से बनते हैं। राइबोसोम से बनने के बाद ये गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं। और गोल्जी अपरेटस क्या करता है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इनकी ग्लाइकोसाइलेशन कर देता है। जब इनकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है, जब इनके साथ कुछ शुगर ऐड होती है, तो फिर ये एंजाइम्स को पता लग जाता है कि हमने कहाँ जाना है, हमने राइबोसोम के पास जाना है, राइबोसोम्स के पास जाना है। ठीक हो गया। लेकिन जब इनकी, कहने का मतलब है, बल्कि ग्लाइकोसाइलेशन कह रहा हूँ, फॉस्फोरिलेशन होती है। बेसिकली क्या है, फॉस्फोरिलेशन। जब इनकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होती तो इन एंजाइम को पता नहीं लगता कि हमने कहाँ जाना है, हमने लाइसोसोम के पास जाना है या नहीं जाना। तो वो लाइसोसोम्स के पास नहीं जाते, बल्कि उल्टा सेल के बाहर निकल जाते हैं। तो जब लाइसोसोम के पास एसिड हाइड्रोलेज नहीं होगा तो लाइसोसोम के अंदर कूड़ा क्रिकेट वगैरह जमा होता रहेगा, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और इंक्लूजन बॉडीज जमा हो जाएगी। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड आई सेल डिजीज, इंक्लूजन सेल डिजीज। क्लियर? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और इसके सिम्टम्स में क्या होते हैं, इसमें आपके कुछ आपको टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लाइक फेशियल फीचर कोर्स हो जाते हैं, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया एएमएल के अंदर भी होता है। कॉर्नियल क्लाउडिंग ये आपको हंटर या हल्लर में भी देखने को मिलती है। क्ला हैंड डिफॉर्मिटीज होती है जो कि अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकती है। काइफोस्कोलियोसिस जो कि एहलर डैनियल सिंड्रोम में भी हो सकती है। ये मैं आपको सारे एमसीक्यूज पॉइंट बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक हो गया। तो आई सेल डिजीज क्या होता है, इंक्लूजन सेल डिजीज, या फिर इसको म्यूकोलिपिडोसिस भी कहते हैं। इंक्लूजन सेल डिजीज या म्यूकोलिपिडोसिस टाइप 2 कहते हैं। तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें जो डिफेक्ट होता है, एक एंजाइम में डिफेक्ट होता है। उस एंजाइम का मेन पर्पस क्या है, फॉस्फोरिलेशन करना। एंजाइम का नाम है एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन 1 फॉस्फोट्रांसफरेज। यानी ये एंजाइम करता क्या है, ये जो आपके जो एसिड हाइड्रोलेज है, इनके ऊपर मैनोस शुगर होती है, उन मैनोस शुगर की फॉस्फोरिलेशन करता है। जब मैनोस शुगर की फॉस्फोरिलेशन होती है तो मैनोस 6 फॉस्फेट बनता है। जब मैनोस 6 फॉस्फेट बनता है तो ये जो एंजाइम होते हैं एसिड हाइड्रोलेज, ये लाइसोसोम के पास टारगेट हो जाते हैं। लेकिन जब ये एंजाइम ही डिफेक्टिव होगा तो फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगी। जब फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पाएगी तो मैनोस 6 फास्फेट कम होगा। जब मैनोस 6 फास्फेट कम होगा तो जो एसिड हाइड्रोलेज है ये सेल के बाहर निकल जाएंगे, लाइसोसोम के पास नहीं आएंगे। लाइसोसोम के अंदर सेलुलर डेब्रिस भर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडीज, जिसकी वजह से आपको कोर्स फेशियल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया होता है, कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, क्ला हैंड डिफॉर्मिटीज होती है, काइफोस्कोलियोसिस होती है। लाइसोसोमल एंजाइम्स के लेवल्स आपको ज्यादा देखने को मिलते होते हैं। दिस वाज इंक्लूजन सेल डिजीज। क्लियर? ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियो मीन बोन, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, इम्परफेक्टा समथिंग इज नॉट परफेक्ट। और इसमें एक ट्रायड होता है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, जिसके अंदर आपको ब्लू सक्लेरा, आपको बोन्स के फ्रैक्चर्स वगैरह देखने को मिलती है, आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो एक बात रट्टा मारनी है कि जो आपकी स्किन होती है और आपकी बोन्स होती है, उन दोनों के अंदर जो कोलेजन होता है वो टाइप 1 कोलेजन होता है। कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्किन के अंदर और आपकी बोन के अंदर, इन दोनों के अंदर कौन सा कोलेजन देखने को मिलता है, स्किन के अंदर और बोन के अंदर आपको कोलेजन टाइप 1 देखने को मिलता है। और कोलेजन का मेन पर्पस क्या होता है,
कोलेजन का मेन पर्पस होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक हो गया, क्लियर। अब जो स्किन के अंदर और स्केलेटन के अंदर, लाइक बोन्स के अंदर और टेंडन के अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो टाइप 1 होता है। ठीक हो गया, बोन के अंदर और टेंडन के अंदर टाइप 1 आपको देखने को मिलता है। जो टाइप 2 होता है वो कार्टिलेज में देखने को मिलता है। टाइप 3 आपको ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है, और ये वास्कुलर टाइप ऑफ एहलर डेल्नो सिंड्रोम में अफेक्टेड होता है। जो टाइप 4 होता है ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन लंग्स की या ग्लोमेरुलस की या कोक्लिया की। क्लियर। तो सारे कोलेजन दोबारा बता देता हूँ। जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक हो गया। और जो कोलेजन होता है ना, ये फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है, और इसका मेन पर्पस होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जो टाइप 1 होता है वो स्केलेटल में होता है, और अगर टाइप 1 कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है। जो टाइप 2 होता है वो कार्टिलेज में होता है, और टाइप 3 आपका ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है। और जो ब्लड वेस अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो एहलर डेल्लोस सिंड्रोम की वास्कुलर फॉर्म हो जाती है। ठीक हो गया। और जो टाइप 4 होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में के अंदर पड़ा होता है, और ये डिफेक्टिव होता है एलपोर्ट सिंड्रोम में और गुड पास्चर सिंड्रोम में। तो ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होगा? ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा वंस अगेन एक जेनेटिक डिजीज होता है, और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। कोलेजन टाइप 1 को इन्वॉल्व करता है, स्पेसिफिकली कोलेजन टाइप 1 A1 और A2, A1 और A2। जब इसको इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो कोलेजन का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल हेलिक्स है। कोलेजन का स्ट्रक्चर क्या है? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसमें जब ये चेंज में मसला होगा तो जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाएगा, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको ट्रायड देखने को मिलता है, लाइक आपको मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स और बोन डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। नंबर 2 ब्लू सक्लेरा देखने को मिलता है, क्योंकि सक्लेरा के अंदर भी कोलेजन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। नंबर 3 आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर जो बोन्स होती है ना उसमें भी कोलेजन आपको देखने को मिलता है। तो उसका निमोनिक रट्टा मारना है बाइट। बी से बोन्स, बोन्स में क्या होगा? मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए और बोन की डिफॉर्मिटीज होती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाना शुरू हो जाती है। नंबर 2 आई से क्या होता है? आईज, आईज में ब्लू सक्लेरा होगा। टी से होगा टीथ, टीथ से डेंटल एबनॉर्मेलिटीज होगी। और एयर से क्या होगा? हियरिंग लॉस होगा, लाइक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। अब इसमें चूंकि बोनी डिफॉर्मिटीज होती है तो फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, तो फ्रैक्चर को कम करने के लिए आपने बिसफॉस्फोनेट इस्तेमाल करने होते हैं, बिस फास्फोनेट आपने इस्तेमाल करने हैं। दिस वाज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नेक्स्ट डिजीज इज मैंकीस डिजीज। जो मैंकीस डिजीज होता है इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कौन सा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो अब तक हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन कौन से पढ़ लिया है? लीश-नीहान सिंड्रोम और मैंकीस डिजीज। इसके अलावा हीमोफीलिया होता है, ड्यूशेन वगैरह, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, गाउचर डिजीज होता है, गाउचर होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस भी आपको देखने को मिलता है। वैसे इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंकीस डिजीज ये भी एक्सीलेंट रिसेसिव है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। एक बात रट्टा मार लेना कि दो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि कॉपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक होता है ATP7A, दूसरा ATP7B। जो ATP7A होता है उसने कॉपर की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, और ATP7B ने कॉपर की एक्सक्रीशन करनी है इनटू द बाइल। ATP7A ने कॉपर की एब्जॉर्प्शन करनी है, और ATP7B ने कॉपर को एक्सक्रीट करना है बाइल में। अगर ATP7A में डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर ATP7A की डेफिशिएंसी हो जाए तो कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, कॉपर ज्यादा हो जाएगा। अगर ATP7A में मसला हो जाए, कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाए, दिस इज कॉल्ड मैंकीस डिजीज। और अगर ATP7B की डिफेक्ट हो जाए और कॉपर का एक्सेस हो जाए, दिस इज कॉल्ड विल्सन डिजीज। तो मैंकीस डिजीज के अंदर कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। जब कॉपर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो कॉपर की डेफिशिएंसी होती है। जब कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कॉपर है वो एक को फैक्टर का काम करता है, एक को फैक्टर है। जब कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसाइल ऑक्सीडेज।
अब ये वो एंजाइम है जो क्रॉस लिंकिंग करता है, जो आखिरी स्टेप होता है क्रॉस लिंकिंग करता है लाइसाइल ऑक्सीडेज। जब लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी। जब कोलाजन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी तो कोलाजन डिफेक्टिव होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी। तो मैंकीस डिजीज के अंदर जो हेयर ग्रोथ होती है वो अफेक्टेड होती है, ब्रिटल किंकी हेयर देखने को मिलते हैं, हाइपोटोनिया देखने को मिलता है और सेरिब्रल एनोरिज्म देखने को मिलता है। एनोरिज्म, हाइपोटोनिया और हेयर ग्रोथ एब्नॉर्मेलिटीज, दिस इज अ मंकीज डिजीज। क्लियर? तो ये आ गया मंकीज डिजीज। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मार्फन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट इज मार्फन सिंड्रोम। अब जो मार्फन सिंड्रोम होता है, मार्फन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। वन सेकेंड, एक और आ गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है मार्फन सिंड्रोम। क्लियर? अब जो मार्फन सिंड्रोम होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है विद वेरिएबल एक्सप्रेसिटी। अब वेरिएबल एक्सप्रेसिटी का क्या मतलब होता है? वेरिएबल एक्सप्रेसिटी का मतलब है कि अगर जीन खराब है, एबनॉर्मल जीनोटाइप है, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर क्रोमोसोम नंबर 15 पे फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, कुछ लोगों में कनेक्टिव टिश्यू एब्नॉर्मेलिटीज होगी, कुछ में सीवीएस की एब्नॉर्मेलिटीज देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सप्रेसिटी। ठीक हो गया? तो मार्फन सिंड्रोम है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है। फिब्रिलिन करता क्या है? फिब्रिलिन एक इलास्टिन प्रोटीन के अराउंड शीथ बनाता होता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इसको सिक्वेस्टर करता है, इसको कैप्चर करके रखता है। इन शॉर्ट, ये इलास्टिक फाइबर को इलास्टिक फाइबर की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसके अराउंड शीथ बनाता होता है। लेकिन जब फिब्रिलिन जीन नहीं होगा तो जो इलास्टिक फाइबर होगे उनकी प्रोडक्शन कम होगी। जब इलास्टिक फाइबर नहीं होगे तो इलास्टिक रिकॉइल भी आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर? ये आपने रट्टा मार लेना है। अब जो मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है? इसका एक मिमोनिक होता है, वो मिमोनिक आपको बता देता हूँ। इसका मिमोनिक ही मार्फन सिंड्रोम है। इसकी स्पेलिंग को ही आपने पढ़ना है, MAR। एम से क्या बनेगा? एम से माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स आपको देखने को मिलता है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स आपको देखने को मिलता है। और एम से मीडियल नेक्रोसिस ऑफ अयोटा, मीडियल सिस्टिक नेक्रोसिस ऑफ अयोटा। ठीक हो गया? सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ अयोटा और माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, ये आपको देखने को मिलता है। ए से क्या होगा? अयोटिक रीगर्जिटेशन, अयोटिक एन्यूरिज्म या अयोटिक डाइसेक्शन, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। आर से क्या होगा? रेटिनल डिटैचमेंट होती है। एफ से फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर पड़ी होती है। ए से जो आर्म स्पैन होता है, जो हाथ होते हैं वो हाइट से बड़े हो जाते हैं। अगर आर्म स्पैन बड़ा हो जाए, हाइट से बड़े बड़े लंबे लंबे बाजू हो, दिस इज कॉल्ड एरेक्नोडक्टाइली। ठीक हो गया? लंबी लंबी फिंगर्स या आर्म का स्पैन बढ़ गया है, एरेक्नोडक्टाइली आपको देखने को मिलता है। ठीक हो गया? एन से आपको मिलेगा नियर साइटेडनेस, मायोपिया और नेजल वाइज, क्योंकि इनका हाई आर्च पैलेट आपको देखने को मिलता है, हाई आर्च पैलेट होता है। एस से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज होती है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज के अंदर कौन कौन सी होती है? स्केलेटल डिफॉर्मिटीज में स्कोलियोसिस होता है, हाइपरकाइफोसिस होता है, स्टर्नल एक्सकवेशन होती है जिसको आप पैक्टस एक्सकेवेटम बोलते हैं, या पिजन चेस्ट हो सकती है जिसको आप पैक्टस कैरिनेटम वगैरह भी कहते होते हैं। पिजन चेस्ट उसमें देखने को मिलती है, रिकेट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा लेंस की सबलक्सेशन होती है, सुपीरियर टेम्पोरल आपको देखने को मिलती है। क्लियर? और इसके अलावा आपको स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स भी देखने को मिलता है। दिस वाज ऑल अबाउट मार्फन सिंड्रोम। अब जो मार्फन सिंड्रोम है ना, मार्फन सिंड्रोम को आपने होमोसिस्टेन यूरिया केस से डिफरेंशिएट करना है। मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट है, होमोसिस्टेन यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। जो मार्फन सिंड्रोम है, इसमें मसला कहाँ पे पड़ा होता है? मसला होता है फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 15 पर, जबकि होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर एक एंजाइम डेफिशिएंट होता है, सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस। जब एंजाइम डेफिशिएंट होता है, होमोसिस्टिन का लेवल ज्यादा होता है। तो अगला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा? जो मार्फन सिंड्रोम है इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, होमोसिस्टिन यूरिया में मेंटल रिटार्डेशन होती है, IQ कम होता है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर अयोटिक रूट डायलेटेशन, रिगर्जिटेशन, एनोरिज्म, डाइसेक्शन देखने को मिलती है। होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर आपको रिकरेंट थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है।
मार्फन सिंड्रोम के अंदर सुपीरियर टेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन होती है और होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर इंफीरियर टेम्पोरल लेंस डिसलोकेशन होती है। सही हो गया। तो ये चीज आपने पढ़ लेनी है। तो जो आपका मार्फन सिंड्रोम है, ये आपकी कौन सी प्रोटीन को अफेक्ट करता है? उस प्रोटीन का नाम है इलास्टिन प्रोटीन। याद करना, इलास्टिन प्रोटीन को दो ही डिजीज इन्वॉल्व करते हैं। एक पहला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो कि आपको एम्फाइसीमा में देखने को मिलती है, और दूसरा आपको देखने को मिलता है मार्फन सिंड्रोम। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये मार्फन सिंड्रोम हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेटर विली सिंड्रोम। प्रेटर विली सिंड्रोम, अब जो प्रेटर विली सिंड्रोम है और एंजलमैन सिंड्रोम है, इनको कवर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मार्फन सिंड्रोम आपने पढ़ लिया है तो आपको एहलर डैनलोस सिंड्रोम भी पढ़ना चाहिए। एहलर डैनलोस के अंदर क्या होता है? कोलेजन की प्रोडक्शन खराब होती है। कोलेजन की प्रोडक्शन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन काफी हाइपर एक्सटेंसिबल होती है। यानी जो बंदे होंगे अपनी स्किन को इतना ज्यादा हाइपर एक्सटेंड कर लेंगे, या हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट है, या फिर ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्योंकि जो कोलेजन है वो स्किन में होता है। जब स्किन में नहीं होगा तो स्ट्रेंथ नहीं होगी, स्किन की हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी देखने को मिलती है। स्केलेटल में होता है, जॉइंट्स में होता है तो जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी होती है। ब्लड वेसल्स में होता है तो इजी ब्रूजिंग देखने को मिलती है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो बोलते हैं हाइपर मोबिलिटी टाइप, मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा क्लासिकल टाइप, जिसमें टाइप 5 कोलेजन की म्यूटेशन देखने को मिलती है। वास्कुलर टाइप, इसमें टाइप 3 कोलेजन की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती होती है। या फिर प्रो कोलेजन पेप्टिडेज एंजाइम, उसकी डेफिशिएंसी भी देखने को मिल सकती है। तो एहलर डैनलोस सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो ये आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रेटर विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम। प्रेटर विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम, अब इनको समझना पड़ेगा। दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग। ये इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग है। एक बात रट्टा मार लेना कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा जीन होता है, उसको अगर आपने साइलेंस करना है, या किसी भी जीन को साइलेंस करना है कि वो अपनी प्रोटीन ही ना बना पाए, तो उसकी आप मिथाइलेशन कर दो तो वो किसी काम का नहीं होगा। यानी अगर आपने जीन की साइलेंसिंग करनी है, साइलेंस करने के लिए, उसको चुप कराने के लिए मिथाइलेशन कर देनी है। और इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर में क्या है? इम्प्रिंटिंग डिसऑर्डर में होता यह है, एक जीन की दो कॉपियां होती है, उसमें से जो एक कॉपी मदर से आती है, कॉपी फादर से आती है। उसमें होगा क्या, जो एक कॉपी होगी वो साइलेंस हो जाएगी मिथाइलेशन से, और जो दूसरी कॉपी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगी, डिपेंडिंग अपॉन पेरेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया? जो एक्सप्रेस्ड कॉपी है उसकी म्यूटेशन भी हो सकती है, या एक्सप्रेस भी नहीं हो सकती, या फिर डिलीट भी हो सकती है। क्लियर? ठीक हो गया? यह आपने पढ़ लेना है। ओके, दोबारा बता देता हूँ इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है। इम्प्रिंटिंग का मतलब यह है कि आपके पास एक जीन के दो कॉपियां होती है, एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है। अगर एक कॉपी साइलेंस हो जाए बाय मिथाइलेशन, तो दूसरी कॉपी अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर जो दूसरी कॉपी है, अगर उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, या अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, या वो डिलीट हो जाए, तब वो डिसऑर्डर करा देती है। अब उसमें दो डिजीज है, प्रेटर विली सिंड्रोम है और एंजल मैन सिंड्रोम है। जो प्रेटर विली सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, इसमें जो माँ वाले जो जीन्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, लेकिन जो बाप वाले जीन है वो आ जाते हैं, लेकिन उनकी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड यूनी पेरेंटल डाइसोमी। ठीक हो गया? यूनी यानी इसके अंदर जो मैटरनल जीन है, मैटरनल जीन, जो मैटरनल जीन होते हैं वो साइलेंस हो गए प्रेटर विली में, प्रेटर में पैटर्नल हो गए। बाप वाले जो अलील होगा ना, बाप वाले जो कॉपी होगी, जीन की कॉपी अलील होगा, वो उसमें म्यूटेशन आ जाएगी, और जो माँ वाले थे वो साइलेंट हो गया है, बाप वाले में मसला है, तो उसको बोलते हैं प्रेटर विली सिंड्रोम, यूनी पेरेंटल डाइसोमी। ठीक हो गया? एक पेरेंट ने की कॉपी एक्सप्रेस होगी लेकिन खराब होगी। अब प्रेटर विली के अंदर क्या होगा, अब बाप है, बाप मोटा है, खा खा के मोटा हो जाएगा, तो उसका मिमोनिक है पोप। पी से प्रेटर विली, ओ से ओबेसिटी, और पी से पैटर्नल अलील्स की डिलीशन होती है। तो ये जो प्रेटर विली सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, हाइपरफेजिया होता है, खाते रहते हैं, हाइपोगोनेडिज्म होता है और हाइपोटोनिया, ज्यादा खाते हैं लेकिन टोन और सेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों कम हो जाती है। दूसरा है एंजलमैन सिंड्रोम।
एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होगा, जो पैटर्नल होते हैं ना, पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 15, क्रोमोसोम नंबर 15 के क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर जो है माँ वाला जो अलील है वो एक्सप्रेस होगा लेकिन खराब होगा, बाप वाला अलील साइलेंट हो गया। तो एंजलमैन के अंदर बाप वाले का कोई काम नहीं है, लेकिन जो माँ वाला है जीन, उसका नाम भी लिखा हुआ है UBE3A, बड़ा मुश्किल सा नाम है UB3A। इसकी डिलीशन या म्यूटेशन देखने को मिलती है। इसका मिमोनिक है हेल्स, H से हैंड फ्लैपिंग ट्रेमर, A से एटैक्सिया, आई से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और एल से लाफ्टर, बहुत ज्यादा कह के लगाती है और दौरे पड़ते हैं। क्या मिमोनिक है हेल्स, ठीक हो गया। जबकि प्रेडरविली में 3H रट्टा मारने हैं, हाइपरफेजिया, हाइपोटोनिया, हाइपोगोनेडिज्म। जबकि एंजलमैन के अंदर क्या होता है, हेल्स, हैंड फ्लैपिंग, एटैक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लाफ्टर और सीजर्स, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, मूड प्रॉब्लम, एटैक्सिया, सीजर्स देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा हम्म, इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस है, बाइटोट स्पॉट्स है। तो आई थिंक अभी यहाँ तक वीडियो के लिए इनफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको ऐसी वीडियोस ज़्यादा चाहिए, मज़ीद चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।